हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विशेष एकेडमी बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, चैनल पर चल रही थी हमारी एनसीईआरटी की सीरीज़, जिसमें मैं आपसे प्राचीन इतिहास जो है ये पार्ट आपसे डिस्कस कर रही थी। और ये आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप ये वीडियोज़ देख सकते हो। तो आज का जो टॉपिक है हमारा गुप्त साम्राज्य है, और इसकी प्लेलिस्ट जो है ऑलरेडी बनी हुई है आपके प्राचीन इतिहास की। और मैं आपको बता दूं, जब हमारा ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में जो है हम दक्षिण भारत के इतिहास को पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि मौर्योत्तर काल जब हम कर लेते हैं तो इसके बाद दक्षिण भारत का इतिहास आता है। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि पहले जो है हम इंडियन हिस्ट्री को थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद लास्ट में जो है दक्षिण भारत की भी जो है आपको वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगी और इसी प्लेलिस्ट में मिलेगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहेगा आज का पार्ट 1। तो गुप्त साम्राज्य, सभी को ये बात पता होगी, क्योंकि जब भी गुप्त साम्राज्य आता है तो श्रीगुप्त का नाम आपको ध्यान आता होगा, चंद्रगुप्त का नाम आपको ध्यान आता होगा। तो ये वही है, थोड़ा डिटेल में जानेंगे। कुषाण साम्राज्य के खंडर पर नए साम्राज्य का जो है प्रादुर्भाव हुआ, और जिसने अपना आधिपत्य कुषाण और सातवाहन दोनों के राज्य क्षेत्रों पर स्थापित किया। तो वो कौन सा साम्राज्य था? आपका था गुप्त साम्राज्य। तो इससे पहले आप वो वीडियोस देख लीजिए, तभी आपको जो है गुप्त साम्राज्य समझ आएगा। इसने इसने संपूर्ण उत्तर भारत को 320 ईस्वी से 455 ईस्वी तक एक सदी से भी ऊपर एक राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधे रखा है, ठीक है। आप इसका टाइम पीरियड ध्यान रखेंगे, 320 ईस्वी से 455 ईस्वी तक, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन से राजा थे जो आपको जानने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। श्रीगुप्त सबसे पहले ये संस्थापक थे। फिर है आपके घटोत्कच गुप्त, ठीक है। ये दोनों ही जो थे ये शासक, चाहे आपका घटोत्कच गुप्त है चाहे आपका श्रीगुप्त है, ये दोनों ही पूर्ण स्वतंत्र शासक नहीं थे, यानी कि ये किसी के अंडर थे। फिर आपके आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, जो कहे जाते हैं गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक। टाइम पीरियड अगर हम इनकी बात करें तो 319 ईस्वी से जो है इनका टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद जो अगले आते हैं वो आते हैं समुद्रगुप्त, ठीक है। फिर आते हैं समुद्रगुप्त, इनको क्या कहा जाता है? इनकी उपाधि की अगर हम बात करें तो पराक्रमांक, श्री विक्रम, उपनाम जो है इनको कहा जाता है भारत का नेपोलियन। ये आपने ज़रूर सुना होगा। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। फिर इसके बाद जो आते हैं बीच में रामगुप्त भी आते हैं, ठीक है। ये रामगुप्त हैं और इसी के हैं समुद्रगुप्त से इनका रिलेशन है। तो आगे वीडियो तक बने रहेंगे तभी आपको समझ आएगा। तो चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त के बाद जो अगले हैं आपके चंद्रगुप्त द्वितीय हैं। इनकी उपाधि जो है वो है विक्रमादित्य। जैसे समुद्रगुप्त की उपाधि थी पराक्रमांक और श्री विक्रम, इसी तरह चंद्रगुप्त द्वितीय की जो उपाधि है वो है विक्रमादित्य। इनके जो काल को क्या कहा जाता है? इनके काल को गुप्त काल का स्वर्णिम युग कहा जाता है। और इन्हीं के काल में कौन आया था? एक चीनी यात्री आया था जिसका नाम था फाहियान। इसका आगमन इनके काल में हुआ था। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद अब आते हैं आपके कुमारगुप्त प्रथम। अगर इनकी उपाधि की बात करें तो उपाधि है इनकी महेंद्रादित्य। ये कौन है? कुमारगुप्त प्रथम। ये जो आपका नालंदा विश्वविद्यालय आपने ज़रूर सुना होगा। तो कुमारगुप्त प्रथम ये नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। इसके बाद जो आपके आते हैं वो है स्कंदगुप्त। कौन है? स्कंदगुप्त। और इनकी जो उपाधि है वो है विक्रमादित्य। और इनको इनके शासनकाल में हुणों का अटैक हुआ था, और ये जो स्कंदगुप्त हैं ये गुप्त वंश के अंतिम शासक थे। तो उम्मीद है ये टेबल जो है आपको समझ आ गई होगी और आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। श्रीगुप्त से हम स्टार्ट करते हैं। श्रीगुप्त का जो टाइम पीरियड जाना जाता है वो जाना जाता है आपका 240 से 280 ईस्वी के बीच में, ठीक है। बात करें कि हमें ये कहाँ से पता लगा, तो प्रभावती गुप्ता के पूना स्थित में एक ताम्रपत्र अभिलेख में हमें श्रीगुप्त का उल्लेख मिलता है कि गुप्त वंश के आदिराज के रूप में इनका नाम दिया गया है। और लेखों में
जो है इनका जो गोत्र है वो धारण बताया गया है। आप सिर्फ इस चीज़ की जानकारी रखिए कि जो श्रीगुप्त हैं इनका उल्लेख हमें कहाँ मिला है, ताम्रपत्र अभिलेख में मिला है। ठीक है, और जो इनका नाम किस रूप में जाना गया है, तो आदिराज के रूप में जो है हम इनका नाम जानते हैं। ठीक है, और इनका जो टाइम पीरियड है वो है 280 ईस्वी तक जो है इनका टाइम पीरियड रहा है। कब से लेकर 240 से 280 का जो टाइम पीरियड रहा है वो श्रीगुप्त का रहा है। और इनकी उपाधि की अगर बात करें तो इन्होंने महाराज की उपाधि को क्या किया था, धारण किया था। कौन सी उपाधि को धारण किया है, महाराज की। और इत्सिंग के अनुसार श्रीगुप्त ने मगध में एक मंदिर का भी निर्माण करवाया था। और मंदिर के लिए जो श्रीगुप्त ने कितने गांव जो हैं दान में दिए थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि श्रीगुप्त ने कितने जो हैं गांव दिए थे, तो इसने 24 गांव जो है दान में दिए थे और मगध में एक मंदिर का निर्माण भी करवाया था। तो श्रीगुप्त के लिए इतनी बातें जो हैं जानना आपके लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं, इनका इतना उल्लेख नहीं मिलता है लेकिन फिर भी हम मान सकते हैं कि जो आपके प्रथम शासक हैं वो है आपके घटोत्कच। ठीक है, इनका जो टाइम पीरियड है वो है 280 से 319 और श्रीगुप्त का टाइम पीरियड क्या था, 240 से 280। तो इनका क्या है, 280 से 319। ठीक है, और श्रीगुप्त ने ही इनको अपना उत्तराधिकारी बताया और इसके बाद ही महाराज की उपाधि धारण की। प्रभावती गुप्ता के जो है पूना अभिलेख और रिद्धपुर ताम्रपत्र अभिलेख में हमें ये चीज़ पता लगती है कि जो घटोत्कच हैं ये गुप्त वंश के प्रथम शासक थे। तो बस इतनी ही जानकारी जो है आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम चंद्रगुप्त प्रथम। इनका जो टाइम पीरियड है वो है 319 से 335। इनका टाइम पीरियड आपको ज़रूर याद रखना है और बहुत बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो ये आपके चंद्रगुप्त प्रथम हैं ये बहुत ही प्रसिद्ध शासक थे। ठीक है, और श्रीगुप्त व घटोत्कच की तरह ही ये महाराज भी कहलाते थे। और वहीं चंद्रगुप्त प्रथम ने ये उपाधियाँ आपको ज़रूर याद रहनी चाहिए, किसकी क्या उपाधि है, तो महाराजाधिराज की उपाधि जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी। अगर इनके विवाह की बात करें तो लिच्छवी की राजकुमारी थी कुमार देवी, इससे इनका विवाह हुआ था। और गुप्त वंश में हमें सबसे पहले जो है चांदी के जो है मुद्राओं का प्रचलन जो आरंभ करवाया था गुप्त वंश में वो करवाया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम महान शासक हुआ है क्योंकि उसने 319 से 20 में राज्यारोहण की स्मृति में क्या चलाया था, गुप्त संवत जो है एक चलाया था। वो किसने चलाया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, अब देखिए मैं आपको कह रही थी कि जो उपाधियां हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये टेबल जो मैं कहूँगी बहुत बहुत आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट आपसे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर श्रीगुप्त की बात करें तो उनकी उपाधि है आदिराज और महाराज। घटोत्कच की बात करें तो महाराज उपाधि है। चंद्रगुप्त प्रथम की बात करें तो महाराजाधिराज उपाधि है और महाराज भी है। समुद्रगुप्त की बात करें तो पराक्रमांक है। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं, वो है विक्रमादित्य या विक्रमांक है। कुमारगुप्त की अगर बात करें तो महेंद्रादित्य उपाधि है, वेरी इंपॉर्टेंट। और स्कंदगुप्त की अगर बात करते हैं और ये गुप्त शासक के अंतिम शासक है गुप्त वंश के, तो इनकी जो उपाधि है वो है आपकी शक्रादित्य या शक्रोपम। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि शकों को हराए, इस तरह आप कुछ भी करके याद कर सकते हो। तो ये 7 शासक हैं, इनकी जो उपाधि है आप सबके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आपका मैप दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं हम समुद्रगुप्त की। ये कौन है समुद्रगुप्त, ये चंद्रगुप्त जो प्रथम हमने अभी अभी पढ़े हैं उनके पुत्र हैं और उनके उत्तराधिकारी हैं समुद्रगुप्त। और इन्होंने गुप्त साम्राज्य का बहुत ज़्यादा जो है विकास किया है, विस्तार किया है। इनके दरबारी कवि का नाम आप ज़रूर याद रखेंगे, हरिशेन। हरिशेन कौन थे, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे और अपने आश्रयदाता के पराक्रम का जो है इन्होंने सबसे ज़्यादा जो है वर्णन किया है। अगर बात करें हम कि इनकी विजय की, तो जो समुद्रगुप्त द्वारा जो विजित क्षेत्र थे उनको कितने समूह में बांटा गया है,
5 समूह में जो है इनको बांटा गया है। प्रथम समूह की अगर बात करें तो वो है आपका गंगा यमुना दोआब। इसमें क्या है, इसमें वे शासक हैं जिन्हें पराजित करके उनके राज्य जो हैं गुप्त साम्राज्य में मिला लिए गए थे। तो ये आपको याद रखना है, गंगा यमुना दोआब के वो शासक जिनको पराजित, जिनको हराया और उनके जो राज्य है गुप्त साम्राज्य में मिला लिए। नेक्स्ट है आपके द्वितीय समूह में वे बंदे आते हैं, वे शासक आते हैं कि जो पूर्वी हिमालय के राज्य हैं और कुछ सीमावर्ती राज्यों के शासक हैं। जिसमें कौन से शासक आते हैं, नेपाल के शासक आते हैं, असम के आते हैं, बंगाल के। तो इन सबके जो नाम है आपने ध्यान रखते हैं। तृतीय समूह में कौन से आते हैं, वो आपके आते हैं आठविक राज्य। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो आठविक राज्य हैं वो आपके तृतीय समूह में आते हैं, यानी कि ये जो आठविक राज्य थे ये जंगली क्षेत्रों में स्थित ये राज्य थे। और ये कहाँ पड़ते थे, ये विंध्य क्षेत्र में ये पड़ते थे। ठीक है, थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ समूह की अगर बात करें तो ये पूर्वी दक्कन और दक्षिण भारत के 12 शासक हैं जिन्हें इसने पराजित करके छोड़ दिया, यानी 12 शासकों को इसने लगातार हराया और इनको छोड़ दिया हरा के। और समुद्रगुप्त जो है तमिलनाडु में जो है कांची तक पहुंचा, जहां इससे ने पल्लवों से भी अपनी प्रभुसत्ता जो है स्वीकार कराई थी। कहाँ से करवाई थी, तमिलनाडु में। कहाँ तक पहुंचा था, कांची तक पहुंचा था। किससे अपनी प्रभुसत्ता स्वीकार करवाई थी, तो पल्लवों से। देखो 3 क्वेश्चन जो हैं आपके इस छोटे से वाक्य में आ गए हैं। पांचवें समूह की अगर बात करें तो शकों और कुषाणों के नाम हैं, जिनमें से कुछ आपके अफगानिस्तान में राज करते थे। ऐसा कहा गया है कि समुद्रगुप्त ने उन्हें पदच्युत कर दिया था, यानी कि अपने उनको पद से रिमूव कर दिया था और सुदूर देश के शासकों को अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, तो शकों और कुषाणों की जगह कौन आ गए थे, सुदूर देश के शासक आ गए थे। अगर हम एक स्रोत की बात करते हैं तो एक चीनी स्रोत के अनुसार जो श्रीलंका के जो राजा थे जिनका नाम था मेघवर्मन, क्या नाम था, मेघवर्मन ने गया में बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति प्रदान करने के लिए समुद्रगुप्त के पास एक दूत भेजा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे जो है डायरेक्ट क्वेश्चन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही है कि कौन से राजा ने गया में बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति के लिए समुद्रगुप्त के पास एक दूत भेजा था। तो उस राजा का नाम आपको ध्यान रखना है, वो है राजा मेघवर्मन। और ये कहाँ के राजा हैं, ये आपके श्रीलंका के राजा हैं जो गया में क्या बनवाना चाहते थे, बुद्ध का मंदिर बनवाना चाहते थे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद की प्रशस्ति की बात करते हैं तो ये जो है उसकी प्रशंसा में है। इसमें जो है समुद्रगुप्त को कभी भी पराजय का सामना करने नहीं पड़ा और उसने अपनी बहादुरी और युद्ध कौशल के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आज आप इस बात को जान गए होंगे कि भारत का नेपोलियन इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसने कभी भी किसी भी युद्ध को नहीं हारा, ये हमेशा ही विजयी रहा है। तो इस चीज़ की हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, तो इलाहाबाद की हमें प्रशस्ति से इसकी जानकारी मिलती है। और वी स्मिथ ने जो है समुद्रगुप्त को क्या कहा है, भारत का नेपोलियन कहा है। क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का नेपोलियन किस इतिहासकार ने कहा है, तो वी स्मिथ ने इन्हें कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समुंदर अपने आप को लिच्छवी दोहित्र कहकर गर्व का अनुभव करता था, क्योंकि लिच्छवी की राजकुमारी से शादी हुई थी ना चंद्रगुप्त प्रथम की, तो ये क्या हुआ, दोता ही हुआ। तो लिच्छवी दोहित्र के नाम से इसे गर्व महसूस होता था। अब हम बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय की, जिसका टाइम पीरियड है 380 से 412 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुका था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक के एक शासक थे जिसका नाम था रुद्रसेन द्वितीय, इससे कराया था। और जो ये किस जाति का था, ये ब्राह्मण जाति का था और मध्य भारत में ये शासन करता था। अब चंद्रगुप्त द्वितीय की जो है आपको बेटी और दामाद का नाम ध्यान रखना है। बेटी का नाम है प्रभावती और आपके दामाद का नाम है रुद्रसेन द्वितीय। वाकाटक राज्य पर अप्रत्यक्ष रूप से अपना प्रभाव स्थापित कर लिया, क्योंकि अब जो वाकाटक शासक है अब इनका दामाद है, तो
तो उस पर अपना प्रभाव जो है स्थापित कर लिया और चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी मालवा और गुजरात पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया और वहाँ के 400 साल पुराने जो शक क्षत्रपों को इनके शासन का अंत कर दिया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो शक क्षत्रप हैं, एक जाति है, इसका विनाश किसने किया था? जो 400 सालों से कह सकते हो वाकाटक पर अपना राज्य स्थापित कर रहे थे, ठीक है, तो किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अच्छा, फिर इसके हम बात करते हैं कि इनकी द्वितीय राजधानी कौन सी थी। तो उज्जैन को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया और चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की जो है उपाधि को धारण किया था। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और ये उपाधि जो है विक्रमादित्य की, इससे पूर्व 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक ने पश्चिमी भारत में शक क्षत्रपों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में जो है धारण की थी, ठीक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही 2 रजत मुद्राओं का सर्वप्रथम जो है प्रचलन करवाया था। तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। और चंद्रगुप्त के सिक्के पर हमें देवश्री लिखा हुआ, जो इसके सिक्के हमें मिले हैं ना खुदाई में, तो हमें उस पर देवश्री लिखा हुआ है। और मेहरौली से प्राप्त एक हमें अभिलेख मिला है, लोह स्तंभ मिला है, उसमें हमें चंद्र नामक शासक की जो पहचान है वो किससे की गई है? वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से की जाती है, ठीक है। तो ये जो सारी जानकारी है हमें कहाँ मिलती है? मेहरौली से हमें एक लोह स्तंभ मिला है, उसमें हमें ये सारी जानकारी मिलती है। और चंद्रगुप्त द्वितीय का जो उज्जैन, जो इसकी द्वितीय राजधानी थे, एक दरबार में कालिदास और अमर सिंह जैसे बड़े बड़े विद्वानों ने इसको, बहुत विद्वानों से विभूषित था इसका दरबार। कालिदास आप ज़रूर जानते होंगे, अमर सिंह इसे भी पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर हम इसके रत्नों की बात करें, ठीक है, हम अभी इसी को कंप्लीट करेंगे। देखिए, हरिशेन है, ये क्या था इसके दरबार में? कवि था और इसका काम क्या होता था? कविता लिखना। वारामहीर की अगर बात करें, ठीक है, और ये खगोल विज्ञान का मतलब ज्ञाता था। और इसकी कृति या रचना की बात करें वारामहीर की, तो है वो वृद्ध संहिता। ये सारे आपको टिप्स पे होने चाहिए, आप इसका स्क्रीनशॉट अभी ले लें। वर रुचि जो इसके दरबार में थे वो व्याकरण क्षेत्र से थे और व्याकरण संस्कृत की जो इनकी रचना है। धन्वंतरी कौन थे? ये चिकित्सा शास्त्र से जुड़े हुए थे और आयुर्वेद चिकित्सा बुक पुस्तक इनकी बुक का नाम है। शपणक की बात करें तो ये ज्योतिष विद्या से संबंधित थे और ज्योतिष शास्त्र जो है इनकी रचना है। शपणक, ठीक है, शपणक। फिर है अमर सिंह, मैंने अभी अभी आपको बताया है, ये शब्दकोश रचना से संबंधित थे। और अमर कोश जो है, देखो अमर सिंह है और अमर कोश ही इनकी शब्दावली, इनकी रचना है। कालिदास का नाम आपने जरूर सुना होगा, ये नाटक और काव्य से संबंधित थे। और अभिज्ञान शाकुंतलम इनकी रचना है प्रसिद्ध, और मेघदूत इन्हीं के दरबार में थे। शंकु की अगर बात करें तो ये वास्तुकला से संबंधित थे और शिल्प शास्त्र, शंकु शिल्प शास्त्र, श है ना, ठीक है, तो ये कौन थे? ये शिल्प शास्त्र जो है इनकी रचना है। वेताल भट्ट की अगर बात करें तो ये जादू इनका क्षेत्र था, ये जादू टोना करते, तो ये मंत्र शास्त्र इनकी रचना का नाम है। एक बार फिर से देख लेते हैं, वेताल भट्ट, ठीक है। हरिशेन कविता, वरामहीर वृत्त संहिता, वर रुचि व्याकरण, धन्वंतरी आयुर्वेद, शपणक ज्योतिष शास्त्र, अमर सिंह अमरकोश, कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, शंकु शिल्प शास्त्र और वेताल भट्ट थे मंत्र शास्त्र। और चंद्रगुप्त के ही समय में एक चीनी यात्री आया था। देखिए बहुत सारी जानकारी है भाई इसमें। तो फहायान जो है इनके भारत में, मतलब इनके दरबार में आया था। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद इसका पुत्र बैठा था कुमारगुप्त प्रथम, जो गुप्त साम्राज्य का नेक्स्ट शासक बना। तो हम इसे पार्ट 2 में थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। तो कैसा लगा ये सेशन? उम्मीद है अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ आपको जानने को मिला होगा। अगर ये सेशन आपको बहुत पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप सभी अब ज़रूर लाइक ज़रूर करके जाएं, शेयर आप मैक्सिमम करें जितने भी आपके एजुकेशनल ग्रुप हैं, और सब्सक्राइब का रेड बटन इसे ज़रूर प्रेस करें और ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोस आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए मैं एक सीरीज़ सोच रही हूँ, मैं थोड़ा आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। एनसीईआरटी की ही सीरीज़ है। पॉलिटी की जो सीरीज़ है हम साइड बाय साइड करेंगे, जिस तरह मैं आपको हिस्ट्री करवा रही हूँ। और कह सकते हो कि प्राचीन इतिहास ऑलमोस्ट ख़त्म ही है,
ठीक है, 2 चैप्टर रह गए हैं, ऑलमोस्ट ख़त्म है, तो इसको हम कंप्लीट करेंगे और इसके बाद फिर से हम मध्यकाल इतिहास को स्टार्ट करेंगे। जिस तरह मैं आपको जो है प्राचीन इतिहास करवा रही हूँ, उस तरह मैं सोच रही हूँ आपको पॉलिटी भी इसी तरह करवाया जाए, एक एक चैप्टर को उठाया जाए और जितने भी इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड बनती है आपके सारे क्वेश्चन करवाए जाए। ठीक है, तो पॉलिटी की भी आपको जल्द से जल्द मेरे चैनल पर आपको इसी तरह जो है सीरीज़ देखने को मिलेगी। ठीक है, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अब आपको डेली वीडियोस दूँ। थोड़ा बीच में स्किप हो गया था, डेली आपको 2 वीडियोस ज़रूर मिलें। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि मैं हांसी से बिलोंग करती हूँ और मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री, मतलब मैं कॉलेज में कार्यरत हूँ, तो मुझे थोड़ा सा टाइम कम मिल पाता है, लेकिन मेरी कोशिश अब यूँ रहेगी कि आपके साथ थोड़ा रूबरू ज़्यादा हुआ जाए और 2 वीडियोस आपको ज़रूर दी जाए, चाहे 15 मिनट की ही क्यों ना हो। मैं थोड़ा आज सोच रही थी कि हाँ, मुझे इस पर भी ध्यान देना है, तो 2 वीडियोस ज़रूर। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।